हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th इंग्लिश के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पूरे ऑब्जेक्टिव। लगभग हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव इसमें करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से। और फिर आप एक बार देखिए इस वीडियो को और फिर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और समझ में आपको आया या फिर नहीं आया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसे किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत की कोकिला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है उनकी जो मधुर वाणी है, कविता और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है उन्हें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूरी तरह से आपको इस वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा और बहुत ही अच्छा तरह से सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। सिनोनिम क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जैसे हमारा हिंदी में पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक इंग्लिश में भी उसी प्रकार का होता है हमारा सिनोनिम। तो ड्रामा का सिनोनिम क्या होगा, तो ड्रामा का जो सिनोनिम है वो हमारा होता है प्ले। याद रखिएगा, ड्रामा जो हम लोग एक प्रकार से ड्रामा करते हैं, और प्ले क्या होता है तो वह भी एक प्रकार का होता है जो मंच पर हम लोग प्रस्तुत करते हैं नाटक को, उससे ही हम लोग ड्रामा भी कहते हैं और प्ले भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगला नंबर को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रिनेसेंस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ। यहाँ पर देखिए यस, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि पुनर्जागरण ने किस प्रकार की नई भावना उत्पन्न की है, किस प्रकार की नई भावना उत्पन्न की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन। याद रखिएगा, इंट्रोस्पेक्शन याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। कौन सा जो लैंग्वेज है इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है वह युवा अभी युवा है, यंगेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत तो जो है वह पूरे तरह से सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, याद रखेगा, ओल्ड लैंग्वेज। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यंगेस्ट यानी कि नया भाषा कौन है, तो अंग्रेजी जो है यह एक युवा भाषा है, नया भाषा है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स डिकेन वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकेन किस शताब्दी के नोवेलिस्ट थे, यानी कि उपन्यासकार थे। तो चार्ल्स डिकेन जो थे वह 19वीं सदी के, यानी कि 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी के वह लेखक है, याद रखिएगा। और द एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपल, द एंग्लो सेक्शन वेयर डैश पीपल, यानी कि एंग्लो सेक्शन लोग जो है कहाँ से थे, किस जाति से थे, तो वह जो थे वह जर्मनिक लोग थे, याद रखिएगा। जो एंग्लो सेक्शन थे वह कहाँ के लोग थे, तो वह थे जर्मनिक के। और यहाँ पर देखिए एंग्लो सेक्शन जो है यूरोप के जर्मनिक क्षेत्र से आए थे, ये भी याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश डेवलपमेंट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि अंग्रेजी एक मानक भाषा के रूप में किस नाम से विकसित हुआ है, तो वह जो हुआ है वह क्वीन इंग्लिश के नाम से हुआ है, याद रखिएगा। और लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लैंगलैंड जो है वह किस युग के साहित्यकार है, तो लैंगलैंड जो है वह मध्य अंग्रेजी के, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के वह लेखक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के वह साहित्य के प्रसिद्ध कवि है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध कवि है। और यहाँ पर देखिए, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि 18वीं शताब्दी में किसने अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित किया था, किसने अंग्रेजी शब्दकोश जो है वह प्रकाशित किया था, तो उसे करने वाले थे हमारे सैमुअल जॉनसन। याद रखिए कौन थे, तो वह थे सैमुअल जॉनसन, जो थे वह हमारे प्रकाशित करने वाले थे। और देखिए यहाँ पर जो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्या होगा।
स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज द, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी, जिसे हम लोग आरपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। वह क्या मतलब कि जो ब्रिटिश अंग्रेजी में जो उच्चारण है, मानक उच्चारण क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है हमारा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटेन में जो मानक उच्चारण जो चलता है उसे ही हम लोग रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। और देखिए द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड पर कब आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था, तो वो किए थे लगभग 4049 में, याद रखें 4049 एडी में, एडी 4049 में, यानी कि इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी इसे हम लोग बोल सकते हैं, 5th सेंचुरी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न इंग्लिश बेगिन फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश जो है वह कब से शुरू होती है, जो आधुनिक अंग्रेजी है वह कब से शुरू होती है, तो आधुनिक इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक वह चल रहा है, 1500 से टिल नाउ इसे लिखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर अगर आपको जानना है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है हमारा कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो देखिए 449 से लेकर 1066 तक हमारा ओल्ड इंग्लिश चलता है, 449 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश। और जो मिडिल इंग्लिश चलता है हमारा कितना से, तो 1150 से, याद रखिएगा 1150 से 1500 तक, 1500 तक हमारा चलता है मिडिल इंग्लिश। यह हमारा ओल्ड इंग्लिश हुआ, यह हमारा मिडिल इंग्लिश हुआ, और 1500 से बाद जो अभी तक चल रहा है वह हमारा मॉडर्न इंग्लिश हुआ। तो इस सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, डैश गैव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, नेम एंड लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लैंड को नाम और भाषा किसने दी थी, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड जो है वह उसे नाम और भाषा किसने दिया था, तो देखिए उसे देने वाला था कौन, तो एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेक्सन जाति होता है इंग्लैंड के नाम पर, एंग्लो सेक्सन एक जाति था जो इंग्लैंड को नाम और भाषा दिया था, याद रखिए एंग्लो सेक्सन। हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश कवर, ओल्ड इंग्लिश कवर, तो ओल्ड इंग्लिश जो है वह पुरानी इंग्लिश कब से कब तक था, तो वह था ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि 449 से 1066 तक, 449 से 1066 तक। और देखिए यहाँ पर मिडिल इंग्लिश कवर्स, तो मिडिल इंग्लिश जो था वह किस कालखंड का था, कब का था, तो वह था 1150 से 1500 तक, 1150 से 1500 तक। और जो मॉडर्न इंग्लिश था वह 1500 से टिल नाउ, यानी कि अभी तक। यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन अभी तक, वह क्वेश्चन जो है वह अभी आ ही चुका है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश, ये देखिए ये भी 2019 और 20 में पूछा जा चुका है साइंस में। और देखिए यहाँ पर जो है 1500 से अभी तक जो है वह कौन सा इंग्लिश पीरियड चल रहा है, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, आधुनिक अंग्रेजी। और द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर ओल्ड, जो अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश जो भाषा है उसका इतिहास कितने साल पुराना रहा है, तो वह रहा है हमारा 1500 साल पुराना, याद रखिएगा 1500 साल पुराना, 1500 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1500 साल पुराना हमारा रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, इंग्लैंड जो है वह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था, तो वह किया था, याद रखिएगा 1476 में, 1476 में। और किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन ने, याद रखिएगा विलियम कैक्सटन ने किया था 1476 में। देखिए यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से इस वीडियो की जो क्वालिटी है आपको और कहीं भी आपको ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन क्वालिटी आपको यहाँ से बेहतर नहीं मिल सकता है। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर, जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पुरानी अंग्रेजी जो है, पुरानी अंग्रेजी में मुख्य प्रभाव किसका था, कौन से थे, तो वह हो जाएगा हमारा लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, याद रखिए लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन जो भाषा था उसका प्रभाव बहुत ही था, अग्रणी था बोला जाए तो। और द इंग्लिश लैंग्वेज
ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट डैश सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट आज के जो अंग्रेजी भाषा में कितनी सदियों का सामाजिक और राजनीतिक विकास दिखाता है, तो वह दिखाता है हमारा 5 सदियों का, याद रखिएगा 5th सेंचुरी का, 5 सदियों का। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, हु वेयर कॉल्ड द टुगेदर द एंग्लो सेक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किन को मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। तो देखिए एंगल सेक्शन और जूट, यह जो तीनों थे, तीनों वह तीनों को मिलाकर ही हम लोग इसे एंग्लो सेक्शन कहते हैं। जब प्राचीन था, जब बहुत पहले की बात है, जब ब्रिटेन में जब यूरोप महाद्वीप से एंगल सेक्शन और जूट्स जाति आई और आपस में मिल गई, तो इन्हें सम्मिलित रूप से एंग्लो सेक्शन कहा जाने लगा। याद रखिएगा किस प्रकार से कहा जाने लगा, जब वह यूरोप महाद्वीप से एंगल सेक्शन और जूट्स जातियाँ आई और आपस में मिल गई और वह आपस में सम्मिलित हो गए, तो इस रूप को ही हम लोग एंग्लो सेक्शन कहने लगे। याद रखिएगा चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द डैश पीरियड, इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द डैश पीरियड। तो वो हो जाएगा हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड की। ये जो तीनों जो है यह मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक, ये सभी लेखक। और देखिए ये जो थे यह 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजी के साहित्य से संबंधित है। याद रखिए, और पूछा जाए तो 14वीं यानी कि 14th सेंचुरी से 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के लेखक थे ये तीनों ही। और द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, यानी कि द गोल्ड पीरियड यानी कि जो पुरानी अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था, किसके शासन काल में था, तो यह हमारा हो जाएगा किंग अल्फ्रेड। याद रखें किंग अल्फ्रेड के हाथों में। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो राजा अल्फ्रेड महान थे, वह शासन काल जो था 9वीं सदी में था। याद रखें पुरानी अंग्रेजी के साहित्य का विशेष प्रोत्साहन उन्हें मिला था, विशेष प्रोत्साहन उन्हें मिला था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए द ईयर AD 1 यानी कि 1066 इज टेकन टू द एंड ऑफ डैश पीरियड, एंड ऑफ डैश पीरियड। तो कौन सा पीरियड था, कौन सा सन था, कौन सा काल था जो 1066 में वह समाप्त होता था, कौन सा पीरियड, तो वह होता था हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था वह 1066 में समाप्त हो जाता था, समाप्त हो गया था। और अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू सेपरेट इन इंग्लैंड, सेपरेट इन इंग्लैंड। तो इसका आंसर देखिए, यानी कि इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म का प्रसार जो है वह कब से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यह पूछा जा रहा है, तो वह कब से प्रारंभ हुआ है, तो AD 600 से। याद रखिएगा AD 600 से यह शुरू हुआ है। लगभग 1600 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ था। याद रखिएगा द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के साहित्य का पहला चरण कब तक था। याद रखें कब तक है, तो वह था हमारा 1150 से 1215। याद रखें कब था, तो वह 1150 से 1215 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यहाँ पर देखिए वहाँ पर फर्स्ट फेज था, यहाँ पर जो है यह सेकंड फेज दिया हुआ है। द सेकंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर द पीरियड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1250 से 1350, 1250 से 1350 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। डैश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, किसे विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता है, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश जो है, उसे दुनिया की खिड़की कहा जाता है। याद रखें दुनिया की खिड़की कहा जाता है, क्योंकि यह जो भाषा है वह पूरी तरह से मतलब ज़्यादातर देशों में इसका मुख्य माध्यम यही है, इंग्लिश ही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। और द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू अर्ली डैश सेंचुरी,
डैश सेंचुरी, यानी कि जो अगस्टन जो है, अगस्टन एज के यहाँ पर बारे में बताया जा रहा है कि अगस्टन नाम प्रारंभिक किस शताब्दी को दिया गया था, तो वह था 18वीं सेंचुरी को। याद रखिए 18वीं शताब्दी जो था, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन का एक साहित्यक रोमन सम्राट अगस्टन के समय के साहित्यक स्वर्ण युग से तुलना किया गया है। याद रखिए साहित्यक से तुलना किया गया है, इसलिए जो है अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी। अगस्टन एज जो है वह 18th सेंचुरी को ही बोला जाता है। और डैश वाज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज, तो अगस्टन एज यहाँ पर जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वह 18th सेंचुरी को बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का 18वीं शताब्दी का साहित्यक काल ही अगस्टन एज कहलाता है, अगस्टन एज कहलाता है। और द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बचनन इज। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा देखिए क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ग्रामर में जो जॉर्ज बंचन थे वह किस वक्त कब लिखा गया था, तो वह था हमारा कब, तो वह 1762 में। याद रखिए कब था, तो वह था हमारा 1762 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। यहाँ पर है द इंग्लिश ऑफ 15th सेंचुरी, यानी कि 15वीं सदी से अब तक की अंग्रेजी को क्या कहते हैं। 15th सेंचुरी से जो अभी तक जो अंग्रेजी चल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। और देखते चलिए सभी को हम लोग एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि किसी को भी अंग्रेजी से डर ना लगे। और देखिए डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, तो ऊपर ही हमने पढ़ा था कि इंग्लिश जो है उसे दुनिया की खिड़की कहा जाता है। और डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, सबसे ज़्यादा किस भाषा का उपयोग करने वाले लोग हैं, तो वो याद रखेगा इसमें इंग्लिश नहीं होगा, इसमें जो हमारा हो जाएगा चाइनीज हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज जो भाषा है, चाइनीज भाषा को बोलने वाले जो लोगों की संख्या है वो दुनिया भर में सबसे अधिक है, चाइनीज बोलने वालों, चाइनीज लैंग्वेज बोलने वाले की आदमी को। और अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इज द स्फीयर ऑफ अमेरिकी अंग्रेजी, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि अमेरिकी अंग्रेजी जो है वह ब्रिटिश अंग्रेजों से किन क्षेत्रों में भिन्न है, किस तरह से वह अलग है, तो वह किस तरह से है, तो स्पेलिंग में, वोकैबुलरी में, ग्रामर में, तो किस में है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज में। याद रखिएगा इसमें जो आंसर हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो तीनों तरीका से है, तीनों तरीका से ही वह भिन्न है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि जो ब्रिटिश अंग्रेजी है वहाँ पर हम लोग कॉलर को क्या लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलर को जब हम लोग वहाँ पर लिखते हैं तो COLOUR लिखते हैं, और जब अमेरिकन अंग्रेजी अगर हम लिखें तो वहाँ पर हमारा कॉलर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो COLOR। इसी प्रकार से कई वर्ड्स है जो इसी प्रकार से यहाँ पर अलग इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पर अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अलग अलग है और दोनों ही भिन्न हैं एक प्रकार से बोला जाए तो। और यहाँ पर देखिए अबाउट डैश ईयर्स एगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि लगभग कितने साल पहले लैटिन एक विश्व भाषा थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कब लैटिन जो है, लैटिन वह वर्ल्ड लैंग्वेज था, लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज कितने वर्ष पहले, तो वह था 600, यानी कि 600 वर्ष पहले, लगभग 600 साल पहले लैटिन जो था यूरोप में
धर्म और प्रशासन की प्रमुख भाषा थी। याद रखिए, विधा, धर्म और प्रशासन की प्रमुख भाषा थी। सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला भाषा वही था उस वक्त का। और देखिए यहाँ पर, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंज, यानी कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द, यानी कि पिछले कुछ दशकों में द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंज, यानी कि पिछले कुछ दशकों में शताब्दी के अंत में अंग्रेजी में तेजी से परिवर्तन हुआ है। तो किस वक्त की बात है? तो वह था 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी में। याद रखिएगा, 20वीं सदी में, क्योंकि तकनीकी और वैश्वीकरण के कारण जो है वह 20वीं सदी में उत्तरार्ध में अंग्रेजी में नए शब्द का उपयोग बहुत बढ़े हैं और बहुत नए नए वर्ड का जहाँ पर भी अंग्रेजी गया है सब में से थोड़ा थोड़ा, सभी भाषा से थोड़ा थोड़ा लिया गया है, जिससे सभी को अंग्रेजी बोलने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर, और इसीलिए यह इतना प्रसिद्ध हुआ है। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, यानी कि ड्यूरिंग द सेंचुरी एंड एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप में किस शताब्दी में बौद्धिक आंदोलन फैला? तो वह था हमारा 14th सेंचुरी। याद रखिए, 14वीं शताब्दी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 14वीं शताब्दी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन हिज पोइट वर्ड चेंजर डिड नॉट यूज, यानी कि अपनी कविताओं में यहाँ पर जो चेंजर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, इन द पोइट वर्ड चेंजर डिड नॉट यूज, तो यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका? चेंजर नहीं, इसके जगह पर चौसर होना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा होगा ओल्ड इंग्लिश। क्या हो जाएगा? तो हमारा ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा। चौसर जो थे, चौसर ने मुख्य रूप से वह ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर, इन कब मिडिल इंग्लिश से शुरुआत हुआ था और ओल्ड इंग्लिश में उस वक्त इसका कोई अथी नहीं था। और इन द USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ए, ये जितने भी कंट्रीज है यहाँ पर देखिए, UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जो है इंग्लिश मातृभाषा के रूप में बोला जाता है, मदर टंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर का जो इंग्लिश लैंग्वेज है वह उसका मदर टंग है। याद रखिएगा। और यहाँ पर इन इंडिया, और भारत जो है, भारत के लिए वह सेकेंड लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजेरिया, यहाँ पर नामीबिया और बोट्सवाना जो है, इट इज जो इंग्लिश इज स्पोकन एज ए, यह जो इतने जो कंट्री है यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंग्लिश जो है वह किस प्रकार से बोला जाता है, किस रूप में? तो यह बोला जाता है हमारा दूसरी भाषा, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। इन यह जो देश है इसमें अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। याद रखिएगा। और अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू सेपरेट इन इंग्लैंड, तो यह जो क्वेश्चन है यह तो हो गया है हमारा कि यह था 600 AD 600। द कैटरबरी टेल्स वाज रिटेन बाय, द कैटरबरी टेल्स के लेखक जो है वह कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौसर। जो चौसर जो है वह यह कैटरबरी टेल्स के लेखक है। यह जो है यह मिडिल इंग्लिश पीरियड के एक लेखक है, यह भी याद रखिएगा। जो चौसर है वह मिडिल इंग्लिश पीरियड के लेखक है। इन्होंने बहुत सारे कहानियाँ और बहुत सारे कहानियों में ये सम्मिलित रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। पैराडाइज रिगाइंड वाज रिटेन बाय, यह जो है यह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है पैराडाइज रिगाइंड, तो इसका जो लेखक है वह है हमारे जॉन मिल्टन जी। याद रखिए कौन है? तो वह है जॉन मिल्टन जी। यह जो है महाकाव्य आदम हवा के पतन की कथा पर आधारित है।
महाकाव्य आदम हवा के पतन की कहानी पर आधारित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटेन बाय, पैराडाइज इज रिटेन बाय, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर वही हो जाएगा जो कि मिल्टन था। ऊपर क्या क्वेश्चन था देखा जाए, पैराडाइज लॉस्ट, हाँ दोनों का ही आंसर जॉन मिल्टन ही होगा, याद रखिएगा। पैराडाइज जो है वह आदम हवा के पतन पर आधारित है। द रोप ऑफ द लॉक, द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय, द रोप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय, तो यह किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले हमारे एलेक्जेंडर पोप जी, एलेक्जेंडर पोप जी जो इसके लेखक है, याद रखिए। यह एक व्यंग्यात्मक काव्य है, ये भी याद रखिए। यह जो द रोप ऑफ द लॉक है वह एक व्यंग्यात्मक काव्य है। हाइडिब्रास वाज रिटेन बाय, हाइडिब्रास को लिखने वाले कौन है, तो वह है हमारे, हाइडिब्रास को लिखने वाले वह है बटलर जी, ये भी याद रखिए। हाइडिब्रास को लिखने वाले कौन है, तो वह है बटलर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सैमुअल बटलर, सैमुअल बटलर, जो कि 17वीं सेंचुरी के 17वीं सदी के लेखक है, याद रखिएगा। यह जो हाइडिब्रास जो है, हाइडिब्रास के लेखक कौन है, तो वह है सैमुअल बटलर, और यह जो रचना है यह 17वीं शताब्दी की रचना है, ये भी आप लोग याद रखें। यह भी एक व्यंग्यात्मक काव्य ही है, व्यंग्यात्मक काव्य, व्यंग किया हुआ है। विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटेन बाय, विजन ऑफ जजमेंट ने किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले हैं हमारे कौन, लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन, यहाँ पर देखिए लॉर्ड बायरन। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटेन बाय, द रिवोल्ट, यहाँ पर है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटेन बाय, तो इसको लिखने वाले हैं हमारे, इसको लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को लिखने वाले कौन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लॉर्ड ब्रायन शेली, जॉन कीट्स, या फिर नॉन ऑफ दी। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शायद इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, फिर भी यहाँ पर जो आंसर होगा यह हमारा शेली ही होगा, हाँ शेली ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। इसको लिखने वाले यही है शेली, जिनका जो पूरा अति बोला जाए तो पीबी शेली उन्हें बोला जाता है, पीबी शेली उन्हें बोला जाता है, हाँ पीबी शेली। और द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटेन बाय, द स्कॉलर जिप्सी को लिखने वाले कौन है, तो वह है मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड द स्कॉलर जिप्सी के लेखक है, याद रखिएगा। और यह जो द स्कॉलर जिप्सी है, यह एक प्रकार के जिसमें प्रेरणा निरंतर खोजने की बात किया गया है, जिसको रूपात्मक कविता नहीं होता है ठीक उसी प्रकार का। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मैकफ्लिकन वाज रिटेन बाय, मैकफ्लिकन वाज रिटेन बाय, तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे जॉन ड्राइडेन। यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर जॉन ड्राइडेन, यहाँ पर सिर्फ ड्राइडेन दिया है, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, तो जॉन ड्राइडेन। यह भी एक कथा जो है, ये जो मैकफ्लिकन जो लिखे हैं, यह भी एक व्यंग्यात्मक कविता ही है, जिसमें थॉमस सैडवेल का मजाक उड़ाया गया है। किसका मजाक उड़ाया गया है, तो देखिए यहाँ पर ठीक से हम लोग समझते हैं। जॉन ड्राइडेन जो है उनकी जो एक रचना है जिसका नाम है मैकफ्लिकन, और मैकफ्लिकन जो है यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। कैसा है, तो यह एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें व्यंग कसा गया है। और किसका मजाक उड़ाया गया है इसमें, तो थॉमस सैडवेल का। किसका, थॉमस सैडवेल का इसमें मजाक उड़ाया गया है, यानी कि उनके बारे में व्यंग किया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि फेयरी क्वीन क्या है, यहाँ पर फेयरी क्वीन जो है वाज रिटन बाय, किसकी रचना है, तो यह जो है यह स्पेंसर की रचना है, जिनका पूरा नाम है एडम्यून स्पेंसर। यहाँ पर स्पेंसर जी की रचना है। और यह जो है यह एक महाकाव्य है, याद रखिए, यह एक महाकाव्य है जो रानी एलिजाबेथ प्रथम को समर्पित है। यह जो कहानी है फेयरी क्वीन, यह रानी एलिजाबेथ के लिए लिखा गया है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर फॉक्टस वाज रिटन बाय, डॉक्टर फॉक्टस को लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले क्रिस्टोफर मार्लो। कहाँ है, यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा
आधा घंटा लगभग हो चुका है। एडवर्ड सेकंड वाज रिटेन बाय, एडवर्ड सेकंड को लिखने वाले भी हमारे कौन है, तो क्रिस्टोफर ही है, याद रखिएगा। यहाँ पर कहाँ पे है क्रिस्टोफर, हाँ मार्लो सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिस्टोफर मार्लो इसके लेखक है। यहाँ ये भी जो है यह इंग्लैंड के राजा जो एडवर्ड द्वितीय थे के एडवर्ड द्वितीय के जीवन पर आधारित एक नाटक लिखा गया है, याद रखेंगे, एक नाटक लिखा है, प्ले है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेनस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाय, तो इसके लेखक है हमारे शेक्सपियर जी, इसके लेखक है शेक्सपियर जी। यह एक बहुत लंबी कथा है जो रोमन पौराणिक कथा पर आधारित है। और वर्ड्सवर्थ जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, वह क्या थे, तो वह एक पोइट थे, वह एक कवि थे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर, और ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, यह एक रोमांटिक युग के कवि है, यह भी याद रखिएगा, रोमांटिक युग के प्रमुख कवि थे। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हेमलेट इज ए रिटन, हेमलेट क्या है, तो यह एक ट्रेजेडी है, याद रखिएगा, ट्रेजेडी है। और वह भी किसका है, तो वह एक शेक्सपियर का ट्रेजेडी है, याद रखिएगा। सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटेन बाय, सोहराब एंड रुस्तम हैज़ बीन रिटेन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड। इसके लेखक कौन है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड। और द स्कॉलर जिप्सी के भी लेखक कौन है, तो वह भी है मैथ्यू अर्नोल्ड ही। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज ए डैश बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, तो वह जो हमारा हो जाएगा एंग्लो सेक्शन, यह हो जाएगा मदर टंग। और इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, इराक, एरिट्रा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील etc इंग्लिश इज स्पोकन यहाँ पर देखिए इंग्लिश इज स्पोकन है, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश जो है वह फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजी किसकी बोली से विकसित हुई, तो वह था एंग्लो सेक्सन। वह कौन था, तो वो एंग्लो सेक्सन थे। और द गीतांजलि हैज़ बीन रिटेन बाय, तो गीतांजलि के लेखक कौन है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और यहाँ पर देखिए इसी पर उन्हें क्या मिला था, तो इसी पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज भी इसी रचना पर उन्हें मिला था। द गीतांजलि पर ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला गया था, किसको, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, द सावित्री हैज़ बीन रिटेन बाय, तो सावित्री को लिखने वाले कौन है, तो वह है अरविंदो घोष जी। और यह एक आध्यात्मिक महाकाव्य है, सावित्री एक आध्यात्मिक महाकाव्य है। किंग लियर इजे क्या है, तो ट्रेजेडी है, ऊपर ही हमने देखा था। और देखिए पायर्स ऑफ फ्लोमैन, यहाँ पर एफ नहीं होगा, पी होगा, फ्लोमैन किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले हैं हमारे विलियम लैंगलैंड, याद रखिए विलियम लैंगलैंड। ओथेलो, हेलमेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर वेयर रिटेन बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सभी है, सभी के लेखक कौन है, तो यह है शेक्सपियर द्वारा यह लिखा गया है, याद रखिएगा। और द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, तो जो ड्रामा वर्ड है वह कहाँ का वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, तो यह एक ग्रीक वर्ड है। ड्रामा जो है वह ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, कहाँ पे है ग्रीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ड्रामा ग्रीक वर्ड है। ट्रेजेडी इंड्स विथ, ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी का अंत कैसे होता है, तो वह दुखद होता है, याद रखिए, सोरो। और यहाँ पर देखिए कॉमेडी इंड्स विथ, कॉमेडी जो है वह हंसा कर हमें खत्म होता है, याद रखिए, हैप्पीनेस यहाँ पर हो जाएगा, हैप्पीनेस। फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज, नाटक में जो एक्सपोजिशन का क्या महत्व है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा इसेंशियल, याद रखिए, इसेंशियल। और मोरलिटी प्लेज डेवलपमेंट इट, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर कि नैतिक नाटकों यानी कि मोरलिटी प्लेज का विकास कब हुआ, तो यह हो जाएगा हमारा मिडिल एज। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, द पहला अंग्रेजी है
ट्रेजेडी जो है, पहला अंग्रेजी का ट्रेजेडी का ना कौन सा था, कौन था? तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, डॉक्टर फोर्टस, यहाँ पर वो नहीं होगा, जूलियस सीजर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए गॉड ड्यूक जो है, यह हो जाएगा जो गॉड ड्यूक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यह जो है कब लिखा गया था, तो शायद यह 1561 में लिखा गया था, 1561 में। यह पहला अंग्रेजी ट्रेजेडी है, 1561 में लिखा गया था। ओथेलो क्या है, तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है, ऊपर ही था। और देखिए मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय, मर्डर इन द कैथेड्रल इज रिटन बाय, तो इसके लेखक कौन है, तो यह है टी.एस. इलियट जी। टी.एस. इलियट जी जो है इसके लेखक है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, किसे है जो फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहा जाता है, फादर ऑफ नोवेल मॉडल, तो इसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पर रिचर्डसन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है पैमिला वाज रिटेन बाय, पैमिला वाज रिटेन बाय, तो पैमिला को लिखने वाले हैं हमारे रिचर्डसन जी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर, ओल्ड इंग्लिश हमारा होता है 449 से 1066। ये देखिए यह जो है 2025 में पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपको जो 2009 से 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे, सभी यहाँ पर मिलेंगे, या फिर वह साइंस में हो या फिर आर्ट्स में हो, सभी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। इमैन प्राइड एंड प्रेजुडिस वेयर रिटन बाय, तो इसके जो लेखक हैं हमारे कौन हो जाएंगे, तो जेन ऑस्टेन हो जाएंगे, जेन ऑस्टेन इसके लेखक हो जाएंगे, याद रखिएगा। और देखते हैं यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटेन बाय, तो डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वह डिकेंस हो जाएगा, चार्ल्स डिकेन, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स डिकेन। और यह जो है यह एक आत्मकथा है, और यह भी याद रखें पिकविक पेपर्स वाज रिटेन बाय, पिकविक पेपर्स वाज रिटेन बाय, तो इसके लेखक है हमारे चार्ल्स डिकेंस। ये भी जो है इसके भी लेखक है हमारे कौन, तो चार्ल्स डिकेंस ही इसके भी लेखक है। अनटचेबल एंड कूली के लेखक कौन है, तो वह है मुल्कराज आनंद, दोनों के ही लेखक कौन है, तो वह है मुल्कराज आनंद। सरपेंट, यहाँ पर देख सरपेंट एंड रोप वाज रिटेन बाय, तो इसके लेखक है राजा राव। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटेन बाय, तो इसके लेखक है अरुंधति रॉय, कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन ट्रेन टू पाकिस्तान, ऊपर ही था यह ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इसके जो लेखक है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो वह थे खुशवंत सिंह, याद रखिएगा खुशवंत सिंह। ए बेंट इन द गैंगेज इज रिटन बाय, तो इसके लेखक है हमारे भारत के मनोहर मालगुनकर जी। और द आर्म्स एंड मैन इज रिटन बाय, इसके लेखक कौन है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी कि जीबी शॉ, इसके लेखक आर्म्स एंड द मैन। और द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, यह भी 2025 में पूछा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, तो अंग्रेजी जो है वह किससे युवा है, तो यह जो लैटिन पर्शियन ग्रीक सबसे यह जो है यह नया भाषा है, याद रखिएगा। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस वक्त की तकनीकी है, वह किस वक्त की टेक्नोलॉजी है, तो वह है आधुनिक अंग्रेजी की, मॉडर्न इंग्लिश। कहाँ क्या मॉडर्न इंग्लिश, यहाँ पर हाँ मॉडर्न इंग्लिश। और देखिए यहाँ पर डैश है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा कौन सा है, तो यह है हमारा चाइनीज, याद रखें चाइनीज। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन, तो यंगर, यहाँ पर आंसर हमारा यंगर हो जाएगा। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, तो मैकबेथ और जूलियस सीजर को लिखने वाले हमारे कौन है, तो वह है शेक्सपियर। और हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया को लिखने वाले हैं E.M. फोस्टर। और टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विथआउट द,
विथआउट द, आज किसके बिना जो है वह दुनिया की कल्पना मुश्किल है, तो वह है प्रिंटिंग प्रेस के बिना, प्रिंटिंग मशीन के बिना, हाँ प्रिंटिंग मशीन के बिना। तुगलक इज ए रिटेन बाय, तुगलक को लिखने वाले कौन है, तो वह है ग्रीश कर्नाड, ग्रीश कर्नाड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए ग्रीश कर्नाड। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, यानी कि प्रमुख जो भाषा है में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, तो जो ड्रामा है वह है ग्रीक वर्ड, याद रखें ग्रीक का। और स्पेलिंग का कलर इज यूज्ड, यह जो है स्पेलिंग COLOR, यह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो वह अमेरिकन में, अमेरिकन इंग्लिश में। और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड। जो द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह कब हुआ था, तो वो 15वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा 15वीं से 16वीं सदी, जो कि हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड में आता है। और मिडिल इंग्लिश में न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यू इंग्लिश। अंग्रेजी की नई किस्मों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग न्यू इंग्लिश कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए डैश लैंग्वेज, तो चाइना में अंग्रेजी को किस प्रकार से बोला जाता है, किस भाषा के रूप में देखा जाता है, तो वह फॉरेन भाषा के रूप में। और हु रोट हकलबेरी फिन को लिखने वाले कौन है, तो उसको लिखने वाले हैं मार्क ट्वेन, याद रखिएगा मार्क ट्वेन। यह एक अमेरिकी लेखक है, ये भी याद रखिएगा। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, यहाँ पर गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन, तो यह जो है गोल्ड स्मिथ शेरिडन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तो यह दिया है अंग्रेजी रोमांच में, यानी कि इंग्लिश स्टेज। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वोल सोइंका इज ए डैश पोइट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इन्फ्लेक्शन इन, क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, हमने नीचे का देख लिया। यहाँ पर देखिए वोल सोइंका इज ए डैश पोइट, वोल सोइंका जो है वह नाइजेरियाई है, याद रखें नाइजेरियन। उन्हें जो है 1986 में साहित्य का नोबेल मिला था, याद रखिए, ये भी याद रखिएगा वोल सोइंका। और यहाँ पर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है पुरानी अंग्रेजी के काल की विशेषता क्या थी, तो यह था हमारा इन्फ्लेक्शन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा इन्फ्लेक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। और देखिए आगे अगला नंबर, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज इंग्लिश इज, अंग्रेजी का, यानी कि अंग्रेजी का बड़ा भाषा में परिवर्तन कब हुआ था, किसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, उसे हमने ऊपर ही देखा था। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, द 18th सेंचुरी को हम लोग ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स आर डैश नोबलिस्ट, तो वह थे अमेरिकन नोबलिस्ट। और द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट, तो मिडिल इंग्लिश जो है उसमें 6 डायलेक्ट थे, 6 डायलेक्ट, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। और डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को सरल बनाने में मदद किसने किया था, वह किया था बाइबल। ओलिवर गोल्डस्मिथ एम्फेसिस ऑन द प्योरिटी ऑफ, ओलिवर गोल्डस्मिथ की किसकी पवित्रता पर जोर दिया, तो वह था गांव के जीवन पर, यानी कि विलेज लाइफ। और देखिए हु रोट इंडिमियम के लेखक है हमारे जॉन कीट जी। द एंग्लो सैक्सन इन्वेंटेड डैश इन AD
449 यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ब्रिटेन, ब्रिटेन। और देखिए द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम AD 1150 से 1500 तक चलने वाला था हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वेयर टू मेजर इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश, ऊपर ही हमने देखा था उसे। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज देयर मदर टंग, तो मदर टंग किसे मानता था एंग्लो इंडियन, क्या यूज करता था, तो इंग्लिश को। और द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड द अंडरस्टैंड किस काल के ग्रंथ पढ़ना कठिन है, तो वह है ओल्ड इंग्लिश के। इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज इंडो यूरोपियन कहाँ है, हाँ इंडो यूरोपियन। द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा न्यू इंग्लिश। और द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, द रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ। बैंकिंग चंद्र रोड राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, तो इसके क्या हो जाएगा, यह कब का है, किस वर्ष का है, राजमोहन वाइफ जो है वह कब लिखा गया था, तो 1864 में। ऑप्शन नंबर सी, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, तो हमारा हो जाएगा रियूनिक। और यह वीडियो आपको किस प्रकार से लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं हम लोग फिर अच्छी तरह से थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं सभी को। और बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह जो है वह थक जाता है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ है और आप भी हमारा साथ बनाए रखें। और मैं भी अपना 100% दूंगा, आप भी अपना 100% दें और मिलकर इस एग्ज़ाम को हम लोग फोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउड अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वेवल्स, यानी कि क्या था, तो उस वक्त प्रोनाउंसिएशन था। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में किसमें परिवर्तन आया, तो वो आया था किसमें, तो वह प्रोनाउंसिएशन में। ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो वह प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वह कब लाया गया था, तो वह 1476 में। कौन लाया था, तो विलियम कैक्सटन ने पहली बार 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लगाया, याद रखिएगा। और इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया की खिड़की। और यहाँ पर देखिए डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। तो इसके जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिडिल इंग्लिश पर किसका प्रमुख प्रभाव था, तो यह हमारा क्या होगा आंसर, देखिए मिल्टन, ड्राइडेन, पोप, वर्ड्सवर्थ। यह जो है एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, यह आप देख लीजिएगा। द डैश हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिनेंसेंस। और इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन फॉरेन लैंग्वेज, कहाँ पर यूज किया जाता है इंग्लिश को, तो वह किया जाता है चाइना में। कहाँ पर, तो वह चीन में किया जाता है। और द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि पुरानी अंग्रेजी अलग क्यों दिखती है, क्योंकि जो अभी की जो अंग्रेजी है यहाँ पर देखिए उसका जो शब्दावली है, उसका जो स्पेलिंग है, वोकैबुलरी है, इसके वजह से तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। और टुडे डैश इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, अमेरिकन इंग्लिश, याद रखिएगा अमेरिकन इंग्लिश। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, ब्रिटिश उपनिवेशों के स्वतंत्र होने के बाद
क्या उभरा था, तो वह था फ्रीडम। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीडम। और द वर्ड रिनेंसेंस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो होता है रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यूरोप की जो संस्कृति है वहाँ पर भी पुनर्जन्म को माना जाता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंडेड इन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब समाप्त होता है, तो वह होता है हमारा 1066 में, 1066 में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत में जो है वह जो दूसरी भाषा भारत में किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है अंग्रेजी को। द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू डैश सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी। और द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज डैश ऑफ टाइप, तो एंग्लो सेक्शन जो है, एंग्लो सेक्शन यह हमारा रिलीजियस हो जाएगा यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगन विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप mainland ब्रिटेन। अंग्रेजी का इतिहास किसके आने से शुरू हुआ है, तो वह हुआ है एंग्लो सेक्शन के। वन हु राइट्स ए ड्रामा इज कॉल्ड नाटक लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो वो उसे कहते हैं हम लोग नाटककार, यानी कि प्ले राइट। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्ले राइट। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शेक्सपियर, क्योंकि सबसे महान अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर को ही माना जाता है। शेक्सपियर को उनके अनेक नाटकों की जो गहराई से वह लिखते थे, भाषा और पात्रों की जो जटिलता के कारण उन्हें माना जाता है, उन्हें बर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की शब्दावली को किससे समृद्धि मिला है, याद रखिए किससे समृद्धि मिला है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोरोइंग, यानी कि जो वह बहुत सारे भाषाओं से लेकर अपनी अंग्रेजी जो भाषाओं को बनाए हैं, उससे उन्हें उनमें जो है वो बहुत समृद्धि मिला है, ताकि वह जहाँ भी गए हैं सब भाषाओं से वह कुछ ना कुछ भाषाओं लिए हैं, जोड़े हैं अपने आप में। इसलिए विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश का जो फर्स्ट नॉवेल जो है भारत का कौन है, तो वह है राजा राजमोहन वाइफ, जो कि बंकिम चंद्र की रचना है। हु रोट शी स्टूप टू कॉन्क्योर को लिखने वाले कौन है, तो वह है ओलिवर गोल्डस्मिथ। यहाँ पर देखिए, इन द एंशिएंट टाइम्स लैटिन एट द स्टेटस ऑफ डैश लैंग्वेज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए डैश लैंग्वेज इन द इंडिया, इंग्लिश को इंडिया में किस लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, तो वह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू टाइटल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ, यानी कि क्या है, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड, यानी कि नॉर्मन विजय ने इंग्लैंड को किसका उपनिवेश बना दिया, नॉर्मन विजय ने इंग्लैंड को किसका उपनिवेश बना दिया, तो वो उसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस को, क्योंकि नॉर्मन विजेता जो थे, जो फ्रांस बोलते थे, जो फ्रांसीसी बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, ने इंग्लैंड में फ्रेंच प्रशासन और संस्कृति लागू कर दी थी, याद रखिएगा। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें जो है बहुत टाइम लगता है आपके लिए यह क्वेश्चन बनाने में। यह क्वेश्चन भले ही 144 था, लेकिन इसे बनाने में, फिर इसे अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन करने में और एक्सप्लेनेशन करने में, इसमें हमें भी तैयारी करनी पड़ती है।
तो इसलिए आप इस वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और हम सोच रहे थे कि अगला जो वीडियो लाया जाए वह सब्जेक्टिव के ऊपर लाया जाए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव लाया जाए। तो चलिए, इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।